कैसे एक लड़के ने 10,000 रुपये से अपना एक करियर शुरू किया, मुख्तलिफ काम किए, रियल स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट्स की और आज डिजिटल सर्विसेज में एक बहुत अच्छा स्टेक रखते हैं। आप तमाम तर लोग जानते हैं कि स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से हमेशा एक ही चीज़ जो है ज़्यादा मैंने पिच करने की कोशिश की और वो है पढ़े लिखे लोगों को प्रमोट करना। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, स्मैक पॉडकास्ट के नए 0 मीटर और ब्रांड न्यू स्टूडियो से तैयब एजाज आप सबकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। आज से जो है इस पर्टिकुलर चैनल से स्मैक पॉडकास्ट का हम बाकायदा से आगाज़ करते हैं और मेरी कोशिश रहेगी कि हर हफ्ते हम एक पढ़े लिखे कामयाब नौजवान जो हैं हमारे मुल्क के, हमारी सोसाइटी के, उनको हम ऑन बोर्ड करें, उनके व्यूज़ लें और जो उन्होंने जो भी ज़िंदगी में स्ट्रगल की है स्ट्रगल के बारे में हम आपको बताएं ताकि आप लोगों को भी सीखने के लिए बहुत कुछ मिले। आप तमाम तर लोग जानते हैं कि स्मैक ग्रुप ऑफ मार्केटिंग एंड सेल्स से हमेशा एक ही चीज़ जो है ज़्यादा मैंने पिच करने की कोशिश की और वो है पढ़े लिखे लोगों को प्रमोट करना और बिज़नेस को करना ऑन द टर्म्स ऑफ वट बुक्स से, किताबें क्या कहती हैं और ओवरऑल जो है एक प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस क्या होती हैं। इन दोनों में जो गैप है हम उसी गैप को एड्रेस करते हैं। सबसे पहले आज मैं अपने मेहमान से आपको मुतारिफ़ करवाता जाऊँगा। अदील साहब हमारे पास मौजूद हैं, मलिक अदील साहब इनका नाम है और सुप्रीम बिजनेस सोल्यूशन के CEO हैं। आज की कहानी में हम आपको बताने लगेंगे कैसे एक लड़के ने 10,000 रुपये से अपना एक करियर शुरू किया, मुख्तलिफ काम किए, रियल स्टेट में भी इन्वेस्टमेंट्स की और आज डिजिटल सर्विसेज में एक बहुत अच्छा स्टेक रखते हैं और ना सिर्फ स्टेक रखते हैं बल्कि हज़ारों डॉलर्स का भी टर्नओवर इनका है। वेलकम यू ऑन द शो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अदील भाई के बारे में बताता चलूँ, बहुत माशाल्लाह पढ़े लिखे आदमी हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी रिसर्च है, काफ़ी ज़्यादा इनके पास नॉलेज है। आज देखते हैं कि इनकी नॉलेज से हमारे ऑडियंस को क्या इस्तेफादा हासिल होता है। सबसे पहला सवाल अदील भाई, टाइम ज़ाया के बगैर कैसा रहा ये सफ़र? 10,000 रुपये से शुरू हुए, आज यहाँ तक बैठे हुए हैं और एक बात मैं कहता चलूँगा कि मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है इनसे और जैसे ही आए इतने रिस्पेक्टफुल है कि मैंने कहा कि जो मेरी सीट है वहाँ पे आज वो बैठेंगे और मैं यहाँ पे बैठ के आज इनका पहला पॉडकास्ट करूँगा। तो ये पहले अपने जर्नी के बारे में बताएं ना। 15 साल का सफ़र है आपका? हाँ जी बिल्कुल। 15 साल में 10,000 रुपये से लेकर अगर मैं कहूँ कि हज़ारों डॉलर के टर्नओवर तक सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत अच्छा रहा। अगर हम ओवरऑल जब हम बात करें तो ओबियसली जब आप कोई स्टेप लेते हैं तो अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं उस काम के अंदर तो ओबियसली आपको जो है वो उसका जो है वो आपको रिज़ल्ट आप जनरेट करते हैं, ठीक है, और एक अच्छी जो है वो साइड के ऊपर आप मूव करते हैं। पढ़ाई, रियल एस्टेट, बिजनेस या डिजिटल सर्विसेज, किस चीज़ को आप तरजीह देते हैं? देखिए, एजुकेशन के हवाले से अगर हम बात करें तो एजुकेशन के हवाले से हम बिल्कुल एजुकेशन को जो है वो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। ओबियसली अगर जैसे आजकल कहा जाता है, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि एजुकेशन जो है वो कोई फ़ायदा नहीं है, आप स्किल डेवलप करें। ओबियसली स्किल की जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, मगर कहीं जगह पे आपको एंट्री लेवल के लिए कहीं ना कहीं आपको तालीम की ज़रूरत पड़ती है। तालीम आपको कहीं ना कहीं ज़िंदगी में किसी ना किसी जगह पे कोई ना कोई फ़ायदा आपको जो है वो ज़रूर पहुँचाती है। तालीम की अगर हम बात करते हैं तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम जो हमारे मुल्क में इस वक्त है एंड अ स्किलफुल कन्वेंशनल या स्किलफुल अनकन्वेंशनल वी कैन से इट, क्योंकि हमारे मुल्क में पता ही नहीं लोगों को। तो मेरा एक मॉडल है, मैं ये समझता हूँ कि क्यों ना जब बच्चों को हम ऑन बोर्ड करते हैं तो क्या ये कन्वेंशनल बुक सिस्टम की तरफ जाना चाहिए जिसमें आपने भी फिजिक्स पढ़ी होगी, मैंने भी बहुत ज़्यादा पढ़ी है, न्यूटन के लॉ पढ़े हैं, लेकिन आज तक मैंने ज़िंदगी में इंप्लीमेंट तो नहीं किया, तो आपने भी नहीं किए होंगे। तो व्हाट यू रिकमेंड कि इस वक्त जो यूथ हमें सुने जो बिजनेस में आना चाहती है, आइदर दे गो फॉर द कन्वेंशनल स्टडीज़ या फिर उनको स्विच करना पड़ेगा स्किल की तरफ और फिर डिग्रीज़ को खैर बात करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपके सामने है, वी कैन नॉट चेंज इट। अगर देखिए हम कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सिस्टम की बात करते हैं तो मेरे ख्याल में अगर मैं अपना एक पर्सनल ओपिनियन आपसे एक्सप्लेन करूं तो मेरे ख्याल में अगर हम मिक्स अप्रोच पे चलें तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर है। हम ऐसा भी नहीं कर सकते कि हम टोटली कन्वेंशन को इग्नोर कर दें या अनकन्वेंशन को इग्नोर कर दें। अनकन्वेंशनल सिस्टम है जहाँ पे हमारी स्किल डेवलपमेंट हो रही है। ओबियसली आजकल का जो दौर है, आजकल जो एरा है, इसके अंदर अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आप किसी भी तरह से अपने आप को मार्केट के अंदर आप प्रूव नहीं कर सकते। वो जो कन्वेंशनल सिस्टम है ओबियसली वो भी अगर आप देखें कि हमारे कम्युनिकेशन, हमारे कॉन्फिडेंस के अंदर, हमारे पास लोगों के साथ डीलिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो अगर हम मिक्स अप्रोच के साथ चलें तो मेरे ख्याल में आजकल के जो नौजवान हैं अगर वो मिक्स अप्रोच के साथ चलें तो अपने आपको ज़्यादा बेहतर मार्केट के अंदर जो है मनवा सकते हैं। बिजनेस किस उम्र में शुरू करना चाहिए? स्टार्टिंग फ्रॉम 9th 10th क्लास से बिजनेस कर देना चाहिए या देखें, जब तक आप जो है वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर इंटर नहीं होते, आपके पास चांसेस होते हैं चांस लेने के, आपके पास चांसेस हैं रिस्क लेने के, तो आप रिस्क लें, आप स्टार्ट करें। बेशक आप कोई छोटे से छोटा काम करें, आप उसमें रिस्क लें,
विद द टाइम ओबियसली जब आप जो है आप सीखेंगे, आप मार्केट के अंदर मार्केट ट्रेंड से आप सीखेंगे, तो ओबियसली आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी लाइन ऐसी ज़रूर सेलेक्ट हो जाएगी जिसके ऊपर आप वर्किंग करके अपने आप को मार्केट के अंदर प्रूव कर सकते हैं। इस वक्त मुल्क की हालात आप सबके सामने हैं और माशाल्लाह आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं। जहाँ तक मेरी रिसर्च है जिसमें पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें 3-4 बिलियन डॉलर हमारे पास बचा है, वो भी अपना नहीं है। तो इस पर्टिकुलर डोमेन में क्या पाकिस्तान में बिज़नेस ही करना चाहिए या बाहर स्विच कर जाना चाहिए? देखिए, अगर हम बात करें पाकिस्तान की, ओबियसली हम पाकिस्तान में बैठ के बिज़नेस करेंगे, अपने पाकिस्तान के अंदर मार्केट शेयर इंक्रीज़ करेंगे, अपना वर्ल्ड के अंदर हम वर्ल्ड के साथ डील करेंगे, तो ओबियसली हम अपने पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेंगे। अगर हम सब कुछ जो है वो छोड़ के निकल जाए बाहर, तो फिर पाकिस्तान का कौन ठीक करेगा? कौन से सेगमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आप समझते हैं कि एक एंटरप्रेन्योरशिप में आने चाहिए? रियल एस्टेट तो हर बंदा ही सोच रहा होता है, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, मेरे ख्याल में सर्विस इंडस्ट्री इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत बूम पे है। ठीक है, आप देखें जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है हमारे पास, ये बहुत बूम पे जा रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल अगर हम इसको बात करें, अगर मैं अपने ओपिनियन के ऊपर बात करूं, तो मेरे ख्याल में हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं उनको लोगों की स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करना चाहिए, क्योंकि आजकल जो पूरी दुनिया जो है, आप देखें आफ्टर कोरोना ने पूरी दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का जो है वो ट्रेंड एक तरह से चेंज करके रख दिया। ठीक है, और इसके अंदर आप देखें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पहले अगर आप फिज़िकली कोई चीज़ मार्केट में परचेज़ करना चाहते थे, तो आफ्टर कोरोना आप देखें कि हमारे पास जो है ऑनलाइन सेल्स वो कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, और बाहर के मुल्कों में आप देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप देखें, प्रेफर करते हैं कि हम जो है वो ऑनलाइन परचेजिंग करें, लोग फिज़िकली प्रेफर नहीं करते। तो ये एक बेसिकली हमारे पास एक बहुत बड़ा चांस है, अपने मार्केट के अंदर लोगों के पास चांस है कि वो अपने आप को प्रूव कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन सेलिंग। मगर अगर हम पाकिस्तान के हवाले से ऑनलाइन सेलिंग की बात करें, तो अभी तक पाकिस्तान के अंदर वो ट्रेंड इतना सक्सेसफुली हम इंट्रोड्यूस नहीं करवा सके। रीज़न बिहाइंड हमारे पास ये है कि हमारे पास करंटली जो लोग ऑनलाइन सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, वहाँ पे कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हमारे पास ज़ीरो है। हमारे पास कस्टमर सर्विसेज जो है वो ज़ीरो है, तो इसलिए लोग प्रेफर नहीं करते। लोगों को नहीं पता कि अगर हम ऑनलाइन कुछ परचेज़ करने जाते हैं तो हमें जो चीज़ रिसीव होगी क्या वो वही होगी जो हमने परचेज़ की थी, या कुछ हमारे पास कुछ और चीज़ आ जाएगी। और अच्छा, अब आप देखें हमारे पास पाकिस्तान का ऑनलाइन बिज़नेस सक्सेसफुल नहीं जा रहे। ठीक है, लोग प्रेफर नहीं करते परचेजिंग, हमारे पास ज़्यादा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है। इसकी रीज़न ये है हमारे पास कि हमारे पास कस्टमर के लिए कोई सर्विसेज नहीं है। ठीक है, हमारे पास कस्टमर केयर नहीं है। हमारे पास देखें इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ क्या है, अगर आपको कोई चीज़ आप ऑर्डर करते हैं और रिटर्न में अगर आपके पास ऐसी प्रोडक्ट नहीं आती जो आपने ऑर्डर किया, आपको पत्थर रिसीव हो जाते हैं। ठीक है, आपको कपड़े रिसीव हो जाते हैं, मगर ऑर्डर आपने क्या किया, आपने ऑर्डर किया मोबाइल फ़ोन के लिए, तो आप अपनी कंप्लेन कहाँ पे जाकर रजिस्टर करवाएंगे? डेफिनेटली पाकिस्तान में गवर्निंग बॉडीज़ का इशू है काफ़ी ज़्यादा। वैसे सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में भी बहुत ज़्यादा भी लैब्स है, अभी तो हम कन्वर्ट ही नहीं हुए ऑनलाइन मॉडल में। तो जो ऑलरेडी सर्विस बेस्ड मॉडल है उसकी खाली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं। खैर ये तो क्वेश्चन है, लेकिन एक सवाल मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप नहीं समझते कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से ये डिजिटल सर्विसेज ख़त्म हो जाएंगी? ऐसा मुमकिन नहीं है, मैं नहीं समझता कि ऐसा मुमकिन है। ठीक है, इसके ऊपर आप देखें जो रिसर्च हुई है जी कि डेवलपर्स का काम बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा। ऐसे कैसे मुमकिन है? ठीक है, आप एआई जो है उसकी निस्बत हम ये नहीं कह सकते कि एआई के आने से जो है वो हमारा काम आसान ज़रूर हो गया, मगर आप ये नहीं कह सकते कि एआई के आने से हमारी जो ह्यूमन फोर्स है वो बिल्कुल बेकार होकर रह जाएगा और सारा काम जो है वो एआई सिस्टम जो है वो। क्या ये न्यूक से ज़्यादा जो है ख़तरनाक नहीं है एआई? ओबियसली देखिए, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते। विद द टाइम जब इसके अंदर मज़ीद डेवलपमेंट आएगी, ये चीज़ मज़ीद ग्रो करेगी, तो हो सकता है कि मार्केट इंडस्ट्री के अंदर आपका जितना ह्यूमन फोर्स है वो सारी की सारी आपकी रिप्लेस हो जाए, आपकी टेक्नोलॉजी के साथ रिप्लेस हो जाए। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त एज ए बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योर अप्रोच की तरफ देखा जाए? मैं आपसे सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके 3 करियर्स मेरे सामने हैं। एक आपका करियर है जो आपका एक एजुकेशनल करियर है, इसको आपने बिल्टअप किया है, और जब मैं बड़ा हो रहा था मैं आपको देख रहा था कि आपका वही करियर था। फिर उसके बाद दूसरा करियर मैंने देखा आपका रियल एस्टेट का, और अब मैं आपके डिजिटल सर्विसेज का करियर देख रहा हूँ। तीनों चीज़ें एक दूसरे से मुकम्मल तौर पर मुतज़ाद हैं। नौकरी एक समथिंग एल्स, पढ़ाना एक अलग, एक उसमें एक चार्म है। फिर जब आप रियल एस्टेट में आते हैं तो उसमें तो समझा यही जाता है कि पाकिस्तान में ये तो 2 नंबरी है, या तो फिर बिल्कुल ही अंगूठा चाप लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, पढ़े लिखे बंदे कोई काम नहीं है रियल एस्टेट बिजनेस में, प्रॉपर्टी तो बना सकते हैं। और अब ये डिजिटल सर्विसेज जिसमें चले हम नाम ले लेते हैं, अमेज़ोन या फाइबर की सर्विसेज की बात कर लेते हैं, इन तीनों में से बेस्ट बिजनेस कौन सा? देखिए, ओबियसली अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट में आप देखिए पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो प्रॉपर्टी बिजनेस है उसके अंदर जो रिस्क लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादातर आप लोग देखें जो काम कर रहे हैं सोसाइटीज़ के अंदर काम कर रहे हैं, फाइल्स के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, आपको नहीं पता कि आपके पास फ़िज़िकली आप जिस प्लॉट को परचेजिंग कर रहे हैं फ़िज़िकली वो एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता। एक ही फ़ाइल आप देखें 4-4, 5-5 लोगों को जो है वो बिक जाती है। ठीक है,
तो जिन लोगों के पास ऐसे सोर्सेज नहीं हैं जहाँ से वो कंफर्म कर सकें कि उनको इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें देखें काफ़ी बहुत ज़्यादा रिस्की है। दूसरी चीज़, विद द टाइम हमारे मुल्क के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस को टफ़ किया जा रहा है, तो इसके में आप देखें कि लोग अपना पैसा जो है वो सरकार में लाने के बजाय लोगों ने अपना पैसा जो है वो घरों में रखा। ठीक है, आप देखें बैंक्स के पास हमारा पैसा नहीं है, बैंक्स में लोग इन्वेस्ट करना, बैंक में लोग डिपॉजिट करना पसंद नहीं कर रहे क्योंकि रूल्स और रेगुलेशंस इतनी टफ हैं, नहीं जाना चाहते। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस लिहाज से सोचना चाहिए और रूल्स और रेगुलेशंस के अंदर थोड़ी सी नरमी लानी चाहिए ताकि जो पैसा इस वक्त लोगों के घरों में, लोगों के बेड्स के नीचे पड़ा हुआ है, वो सारा जो है वो बैंक्स के अंदर जाए और मनी सर्कुलेशन के अंदर आए, और उस सर्कुलेशन से ओबियसली ओवरऑल हमारी इकॉनमी को जो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक हो गया। जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितना मैंने आपको स्टडी किया है, ज़्यादातर पैसा तो आपने रियल एस्टेट से ही बनाया है, तो क्या ये अच्छा मॉडल नहीं है काउंटरप्रेन्योर बनने के लिए जो कि निकले और रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें? कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें? क्या चलें, मेरी जो रियल एस्टेट की ऑडियंस है उनके लिए मैं सवाल पूछना चाहूँगा कि रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लोग, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें करंट मार्केट सिनेरियो को देखते हुए? पैसे बहुत कम है और आगे एक प्रॉफिटेबल वेंचर की तरफ जाना चाहते हैं, व्हाट यू थिंक? देखिए, अगर हम रियल एस्टेट बिजनेस के हवाले से आप देखें तो करंटली पाकिस्तान के अंदर हमारे पास एक रिसेशन ने हिट किया हुआ है, हमें बहुत सीरियसली हिट किया हुआ है रिसेशन ने, और उसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। एक सबसे बड़ी जो रीज़न है वो हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उस वजह से जो भी आप देखें हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं आप देख लें, उसके अंदर कोई बिज़नेस हमारे पास कोई इतना कोई बूम पे नहीं जा रहा है। सेम सिचुएशन हमारे पास रियल एस्टेट के अंदर है। अगर हम रियल एस्टेट के हवाले से देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पिंडी इस्लामाबाद का जो एक सेक्टर है हमारे पास, ये बेसिकली डिपेंड कर रहा है हमारे रियल एस्टेट के अंदर। ये हमारा वो शहर है दो जहाँ पे हमारे पास किसी भी तरह की कोई इंडस्ट्री जो है एग्जिस्ट नहीं करती। अगर करती भी है तो वो इतने स्मॉल स्केल के ऊपर एग्जिस्ट करती है कि वो तमाम शहर की आबादी को जो है वो अकोमोडेट जो है वो नहीं कर सकती, और लोगों के पास जो है वो बिज़नेस नॉलेज नहीं है, उनको नहीं पता कि हमें क्या काम करना चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो कि एक रियलिटी है। ठीक है, तो लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उनके पास, वो ये समझते हैं कि रियल एस्टेट के अलावा उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम एज ए रियल एस्टेट के अंदर हम एज ए एंड यूज़र अगर हम बात करें तो ओबियसली रियल एस्टेट के अंदर जब एंड यूज़र होगा तो उसका जो प्रेफरेंस होता है वो यही होती है। इसमें देखिए कि जो लोग ज़्यादातर प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर तो आप एज ए इन्वेस्टर काम कर रहे हैं तो ओबियसली आपको जो नेचर ऑफ बिजनेस होगी, आपका जो माइंड होगा इन्वेस्टमेंट के हवाले से वो टोटली डिफरेंट होगा। और अगर आप एज ए एंड यूज़र आप देख रहे हैं तो ओबियसली ऑलरेडी आप एक प्रॉपर्टी ओन करते हैं तो सेकंड प्रॉपर्टी के अंदर आप ये समझते हैं कि इन्वेस्ट प्रॉपर्टी के अंदर ये मेरी रिस्क फ्री है, यहाँ पर किसी तरह का मुझे जो वो प्रॉब्लम नहीं है और मैं पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा कि कल को मुझे ये प्रॉफिट देता है या प्रॉफिट नहीं देता, मगर एटलीस्ट इसके जो मैं इनकम जनरेट करूँगा इन द सेंस ऑफ रेंट, तो उससे एटलीस्ट मैं अपने जो रोज़मर्रा के जो मेरे एक्सपेंसेस हैं एटलीस्ट मैं उनको मीट कर सकता हूँ। और आजकल आप देखें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास वो यही है कि हम किस तरह से अपने डेली एक्सपेंसेस को जो वो मीट करें, जो कि हमारे लिए एक बिग चैलेंज है। देखिए, रेंटल वैल्यू की अपने बात की, चले रेंटल वैल्यू तो वही अफोर्ड कर सकते हैं जो बिग बिजनेस है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा पड़ा उसने सारा का सारा डाल दिया। एक आम आदमी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, रियल एस्टेट को जीरो से स्टार्ट करके आगे तक जाना चाहता है, क्या आप समझते हैं हैविंग अ ह्यूज एक्सपीरियंस इन ऑल द थ्री फील्ड्स, क्या ये पॉसिबल है कि बगैर पैसों के रियल एस्टेट में कूदे और सक्सेस के तरफ चला जाए? सक्सेस इन अ सेंस पैसा ज़्यादा आ जाए, आई डू नॉट एलैबोरेट सक्सेस के पैसा बहुत ज़्यादा, आई टोटली डिसएग्री विद दिस आर्गुमेंट, लेकिन एंड आफ्टर ऑल हमारी 22 करोड़ आवाम ये समझती है कि पैसा ज़्यादा होना सक्सेसफुल एलिमेंट है, तो लेट अस सी, फिर इसी में बात कर लेते हैं। देखिए, इसके अंदर हमारे पास जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि पैसा जो है वो पैसे को खींचता है। अगर आप ह्यूज प्रॉफिट्स, बिग प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली एक बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए, और अगर आप लो प्रॉफिट्स के ऊपर जाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको फिर से लो इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आप जा सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन आप देखिए हमारे पास जो पाकिस्तान में करंट सिचुएशन है, आप सबसे पहले तो पॉइंट ये रेज होता है कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं। ठीक है, क्या आप 1 लाख को मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहते हैं या आप 10 मिलियन को मिनिमम इन्वेस्टमेंट कहते हैं? तो हर बंदे का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट को मेजर करने का क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। रियल एस्टेट के बारे में अगर बात करते हैं, जैसे मैंने बार बार बताया कि आपके करियर को मैंने देखा कि रियल एस्टेट में भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंटेक है। टू बी वेरी समराइज, रियल एस्टेट का पैसे ना होने के बावजूद रियल एस्टेट में कूदना और एक अच्छा करियर बना लेना कैसे पॉसिबल था? देखें, ये तो डिपेंड करता है रिस्क एंड रिटर्न के ऊपर। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप अपॉर्चुनिटी को कैश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप उसके ऊपर रिस्क लेते हैं। ठीक है, अगर आप करंटली आप सिनेरियो देखें तो ऑब्वियसली मैं नहीं समझता किसी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट होगी कि आप एक जो है वो 50-60 मिलियन डॉलर 50-60 मिलियन रुपये की प्रॉपर्टी आप परचेज़ करेंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे हमारे पास जो न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो 22 मिलियन या 3 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी, तो ऑब्वियसली उसके जाना चाहते हैं। तो करंटली हमारे पास जो एक बेस्ट ऑप्शन जो चल रहा है जिससे आप बना सकते हैं, मगर अगेन मैं फिर वही कहूँगा कि ये डिपेंड ये है हमारे पास हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न की पॉलिसी है हमारे पास।
कि आप जो फाइल्स हैं, इंस्टॉलमेंट्स हैं, इसके थ्रू जनरेट कर रहे हैं, आप फाइल्स दे रहे हैं, फाइल को आप रीसेल कर रहे हैं, हमारे पास बेसिकली मेरे ख्याल में यही ऑप्शन जो है वो बेस्ट ऑप्शन है अगर आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट से जो है वो आप जो है वो एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं। और इनकम जनरेट करना, मैं समझता हूँ कि इनकम जनरेट करना ही काफ़ी नहीं होता, उस इनकम की जो मैनेजमेंट है, उसका जो रिटर्न है, उसको मैनेज करके उसको दोबारा से इन्वेस्ट करना और दोबारा से उस इनकम के ऊपर दोबारा इनकम जनरेट करना, एक्चुअल जो स्किल है वो मेरे ख्याल में बेसिकली ये स्किल है। पढ़े लिखे आदमी हैं आप काफ़ी। मुझे ये बताइएगा कि इस रियल स्टेट इकोनॉमी में, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में रियल स्टेट इकोनॉमी का बहुत जिक्र करता हूँ। पीपल आर अनफेमिलियर विद दिस वर्ड, विद दिस टर्मिनोलॉजी, दैट व्हाट इज दिस पर्टिकुलर रियल स्टेट इकोनॉमी। व्हाट आई थिंक, व्हाट आई सजेस्ट कि जो भी एक फाइल इकोनॉमी इर्द गिर्द घूम रही है, ओवरऑल पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में तो बताया चलूँ, अपने व्यूवर्स को बताया चलूँ कि इस वक्त 1 ट्रिलियन की जो है इकोनॉमी है जो कि ब्लैक में है, जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है। ओवरऑल 57 बिलियन जो है जीडीपी में हिस्सा है रियल स्टेट का, हालांकि ये एक्चुअल से बहुत ज़्यादा कम है। इस पूरे के पूरे 1 ट्रिलियन एक साइड पे, 57 बिलियन एक साइड पे, ये बहुत बड़ा चंग बनता है। इसमें एक स्टेक तो है एक फ़ाइल इकोनॉमी का, जिसमें बहरिया टाउन ने फ़ाइल इकोनॉमी से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं, DHAs खड़े कर रहा है। पढ़े लिखे आदमी हैं, रेगुलेशंस को भी जानते हैं, मुल्की रेगुलेशंस को भी जानते हैं, वैसे भी आपका ऑन ग्राउंड ऑन प्रैक्टिकल नोट पे भी आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। डू यू रिकमेंड फाइल इकोनॉमी के बंदा इस पर कूदे एंड गो फॉर, रिगार्डलेस ऑफ ऑल द प्रोजेक्ट्स, फ्रॉडुलेंट चीज़ को साइड पे रख लेते हैं, बट इकोनॉमी ऑफ स्केल की अगर हम बात करते हैं तो क्या ये इकोनॉमी ऑफ स्केल फाइल इकोनॉमिक सिस्टम को प्रमोट करेगी इन द लॉन्ग रन या नहीं करेगी? देखिए, हमारे पास अगेन मैं वही बात करूंगा कि ऐसे लोग जिनके पास मिनिमम इन्वेस्टमेंट मौजूद है और वो एक इनकम जनरेट करना चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके पास फाइल से के अलावा किसी भी तरह का कोई अदर ऑप्शन जो है वो मौजूद नहीं। राइट, ठीक है, अदर ऑप्शन मौजूद नहीं है। मगर अब अगेन मैं फ़ाइल में ये बात आपसे करूँगा कि फ़ाइल बिज़नेस जो है इसके अंदर जो हमारे पास जो रिस्क लेवल है बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि आप बेसिकली ये मेरा एक अपना ओपिनियन है कि आप जो बेसिकली अगर आप एक 1 मिलियन या 2 मिलियन की आप एक फ़ाइल परचेज़ कर रहे हैं तो बेसिकली आप प्लॉट परचेज़ नहीं कर रहे, आप एक पेपर परचेज़ कर रहे हैं, ये उस पेपर की प्राइस आप पे कर रहे हैं। ठीक है, जब तक ऑन ग्राउंड आपके पास जो है वो ज़मीन मौजूद नहीं है, प्रॉपर्टी मौजूद नहीं है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, तो वो आप उस पेपर को ही एज ए इन्वेस्टमेंट आप ट्रीट करते रहेंगे। आप इन फ्यूचर उसका रिटर्न हाई होता है, उसका रिटर्न लो होता है, तो ये तो मेरे ख्याल में आपकी लक है कि वो आपको किस तरफ लेके जाती है। रिस्क फैक्टर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की रियल एस्टेट में? आप ही के बड़े करीबी भाई हैं, बड़ा से उनका ताल्लुक भी है, उन्होंने भी एक पीस ऑफ पेपर ही परचेज़ किया था सालों पहले बहरिया में 12-13 लाख का, आज वो करोड़ों का प्लॉट है। तो क्या हर फाइल जो होती है वो झूठ होती है, या अगेन क्या रिस्क फैक्टर क्या बताते हैं? रिस्क फैक्टर आपने बात की, कितना एक रिस्क फैक्टर होना चाहिए, होगा? देखिए, हम ये नहीं कहते कि हर जगह पे आपको जो है फ्रॉड भी आप सबका होता है। ऐसे ओबियसली दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे हमारे मोतबर लोग मौजूद हैं जिनकी वजह से हमारी इकॉनमी रन कर रही है, जिनकी वजह से हमारा प्रॉपर्टी बिजनेस इस वक्त बूम पे जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग जो है वो एक ही तरह के हैं। खैर, इस वक्त अगर आपने रिस्क फैक्टर की बात की है, फाइल्स इकोनॉमी की भी बात की है, बस ज़रा शॉर्ट करेंगे, टाइम बहुत कम है। करंटली आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स को देखते हैं एज एन आउटलायर? यू आर नॉट इन दिस राइट नाउ इन दिस मार्केट, यू आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, ऑडियंस शुड नो इट कि ये कुछ बेच नहीं रहे। you are not having any investment in any project right now because you are totally on the Amazon side right now. Last but not the least, real estate के चैप्टर से आखिरी सवाल है, फिर हम Amazon की तरफ जंप करेंगे। You are an outlier in this market. You are not selling anything. आपकी कोई real estate firm नहीं है. You are not having major investments in any file economy. ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक ट्रू ओपिनियन दें इस वक्त हमारी ऑडियंस को। आपने बिज़नेस के टेंजिबल एसेट्स को भी समझा, आपने फाइल इकोनॉमी को भी समझा, 3-4 बिज़नेस और भी कर लिए हैं। बहुत सारे लोग आपको नहीं जानते क्योंकि आप रहना ही पसंद करते हैं पसे पर्दा, लेकिन आज हम आपको पर्दे के सामने ले आए हैं। मुझे ये बताएं, करंटली आप मार्केट तो देख ही रहे हैं, पिंडी इस्लामाबाद की मार्केट इकोनॉमी में कोई बड़े ऐसे प्रोजेक्ट्स बता दें जिसमें मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास 5-10-15 लाख रुपया मौजूद है, मैं टेंजिबल प्लॉट नहीं ले सकता हूँ, मुझे फ़ाइल लेनी है। कोई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स जो आप समझते हैं इतना बड़ा एक्सपीरियंस लेते हुए, इतनी बड़ी नॉलेज लेते हुए, दैट यू कैन रिकमेंड इट, जो आपको रिस्क फ्री लगता है? देखिए, फाइल्स के हवाले से हम ये तो नहीं कह सकते कि फाइल्स है वो हमारे पास एक रिस्क फ्री बिजनेस के अंदर आ रही है। ठीक है, अगर हम 10 या 15 लाख रुपए के हिसाब से करते हैं तो आप ऑब्वियसली आप सोसाइटीज़ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर ऑब्वियसली कस्टमर ओपिनियन जो है वो डिपेंड करता है, कस्टमर की जो अपनी सोच है वो डिपेंड करती है कि वो जो है वो किस सोसाइटी को जो बेहतर समझता है। अगर हो सकता है कि लोग हमारे ओपिनियन के ऊपर जाएँ तो वो किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट कर बैठे जो उनको सूट ना करें, तो बेहतर यही है कि हर जो भी लोग परचेज़ करना चाहते हैं
वो किसी भी तरह के प्रॉपर्टी को परचेज़ करने से पहले अपनी कंप्लीट रिसर्च करें, ताकि उनको कल जो है किसी तरह का रिस्क या जो लॉसेस हैं वो उनको फेस ना। मेजर नेम्स आपको मार्केट में कौन से सुनने को मिलते हैं? अगर हम मेजर्स को देखें तो अगर मैं देखें तो ऑब्वियसली हमारे पास इस वक्त बहरिया है, DHA है, हमारे पास टॉप सिटी है, मुमताज़ सिटी आप देखें। इसके साथ हमारे पास एक 18 जो है वो एक बड़ा खूबसूरत जो है प्रोजेक्ट जा रहा है। अगर आप वहाँ पे विज़िट करें, बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट है वो, 18 का प्रोजेक्ट है। ये सारे तो वो प्रोजेक्ट हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कम से कम मेरी जेब में 10 मिलियन तो होना चाहिए। मेरे पास अगर 1.5 से 2 मिलियन मौजूद हैं, तो कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आप समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर रिसर्च, योर डोमेन, जो आपको लगता है रिस्क फ्री हैं या कम रिस्क है? रिस्क फ्री तो चले हम नहीं कहेंगे, कम रिस्क है का फैक्टर तो ऑब्वियसली उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। पार्क व्यू सिटी की तरफ आप जा सकते हैं, ठीक है, आप किंगडम वैली की तरफ जा सकते हैं, डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं। मगर मैं फिर एट द एंड मैं आपसे यही कहूँगा कि ये डिपेंड करता है कस्टमर रिसर्च के ऊपर। कस्टमर किन सोसाइटीज़ को जो है वो बेहतर समझता है। हो सकता है कि एक सोसाइटी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा हो, मगर किसी दूसरे बंदे का एक्सपीरियंस अच्छा ना हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि वो फ्रॉड है या वो फ्रॉड नहीं है। तो ये हर बंदे का अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट से पहले ज़रूरी है कि मार्केट रिसर्च कर लेनी चाहिए। तो मार्केट रिसर्च ही जो है वो बेसिकली आपको रिस्क से जो है वापस सेव करती है। मार्केट रिसर्च मशवरा, आप 1-2 लोगों से बात करें। आप ये मत समझें कि मैं इन्वेस्ट कर लूँ और मैं किसी को बताऊँ मत। आप अपने करीबी लोगों से आप मशवरा करें, आप उनकी एडवाइस लें, आप मार्केट ट्रेंड्स को देखें, फिर आप इन्वेस्ट करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी तरह का आपको जो है लॉस आपको फेस करना पड़ेगा। सही फरमाया आपने। और हमारे कंपटीटर एक है, उनका ये स्लोगन भी है कि मशवरा अमानत है। खैर एनीवेज, आदिल साहब आज हमारे साथ मौजूद थे और इनके व्यूज़ जो हैं डेफिनेटली ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, और बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह। इनकी रिसर्चेस बड़ी ज़बरदस्त हैं और हमेशा ये मना ही करते हैं कि इनकी जो अचीवमेंट्स उनके बारे में ना बताया जाए, लेकिन एनीवेज हमें भी थोड़ा बहुत तो बताना पड़ता ही है। आदिल साहब के ये व्यूज़ थे। CEO हैं सुप्रीम बिजनेस सोल्यूशन के, एक अच्छे बिजनेसमैन है, रियल एस्टेट में भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स रखते हैं, रियल एस्टेट का बिज़नेस भी किया। और इसके साथ साथ जो है इनके जो व्यूज़ थे, मेरी कोशिश थी कि आप तमाम तर लोग जो हमें डेली सुनते हैं, थोड़ा उनको भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है। आउट ऑफ द बॉक्स जाके हमेशा सोचने के लिए डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में लोग रोज़ाना जो है अपनी रिसर्च कर रहे होते हैं। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ही यहाँ पे आता है, जो लोग फर्स्ट टाइम जो है फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि या क्या फाइलों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। इवन टुडे मैं इस वक्त 3000 वीडियोज़ करके बैठा हुआ हूँ अपने इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर। उसके बावजूद भी काफ़ी मेरे अपने लोगों की इन्वेस्टमेंट्स हैं, लेकिन येट कभी भी जब भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होते हैं सोचते ज़रूर हैं, अपनी रिसर्च ज़रूर करते हैं। और आपका भी ये हक़ है और हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन आए हम आप तमाम तर लोगों तक डिलीवर करें। आदिल साहब बहुत 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 शुक्रिया अपना कीमती टाइम देने के लिए, और आई एम ऑब्लाइज्ड कि आप मेरी सिर्फ एक बार कहने पे आए हैं। हमारी पॉडकास्ट के पहले गेस्ट भी, और इंशाल्लाह आप आ ही नहीं रहे, और इंशाल्लाह 100th एपिसोड में मैं आपको इंशाल्लाह दोबारा जो है मदद करूँगा। और दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून विद अस। अल्लाह हाफिज़।